साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के एक और महत्वपूर्ण बिंदु समास के जो प्रश्न उत्तर हैं उस पर बातचीत करने वाले हैं। तो देखेंगे, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है। पहला विकल्प है संक्षिप्तीकरण, दूसरा है विस्तार, तीसरा है समस्त पद और चौथा है सार्वभौमीकरण। तो हमें समास का शाब्दिक अर्थ बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है। और समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। देखो, समास में हम दो या दो से अधिक शब्दों को एक साथ पास पास लाते हैं और उनसे एक नया शब्द बना देते हैं। तो इसमें ये जो प्रक्रिया है ये संक्षिप्तीकरण होता है। इसमें हम उन शब्दों को जो ज़्यादा थे उनको कम बना देते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? संक्षिप्तीकरण हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है? ये बहुत ही सरल प्रश्न है। यदि आपने समास पढ़ा है तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है? पहला विकल्प है अविर्भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा बहुव्रीहि समास और चौथा कर्मधारय समास। तो प्रथम पद प्रधान किस में होता है? वो होता है अविर्भाव समास में। पहला समास है, पहला पद प्रधान होता है। बहुत सरल तरीके से आप याद कर सकते हो। अगला प्रश्न देखेंगे, किस समास में विशेषण विशेष से संबंध होता है? किस समास में विशेषण विशेष से संबंध होता है? विकल्प में है पहले अविर्भाव समास, फिर तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। तो विशेषण विशेष से संबंध जो होता है वो किस में होता है? कर्मधारय समास में। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष से संबंध होता है और उपमान उपमेय संबंध होता है। दोनों बातें, दोनों विशेषताएं ये कर्मधारय समास की होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 4, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? विकल्प हैं प्रथम, द्वितीय, दोनों, दोनों ही नहीं। तो तत्पुरुष समास में प्रधान कौन सा होता है? और वो होता है दूसरा। देखो, पहला समास अविर्भाव, पहला पद प्रधान, दूसरा समास तत्पुरुष समास, दूसरा पद प्रधान। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सरल तरीके से हम इसको याद भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह है। गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह है गुरु की दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु द्वारा दक्षिणा, गुरु से दक्षिणा। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो है गुरु के लिए दक्षिणा। ये समास विग्रह में याद करने रहते हैं। जितने ज़्यादा हम समास विग्रह याद करेंगे हमारा समास का बिंदु जो है वो उतना ही मजबूत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, कौन सा द्वंद्व समास का भेद नहीं है? देखो, द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं और यदि हमें वो तीनों भेद याद हैं कि ये भेद हैं तो हम इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर कर सकते हैं। पहला देखेंगे इतरेतर द्वंद्व, दूसरा समाहार द्वंद्व, तीसरा विकल्पक द्वंद्व और चौथा उपपद द्वंद्व। तो बिल्कुल याददाश्त के ऊपर आधारित प्रश्न है। समास का, द्वंद्व समास का जो भेद है उनमें से कौन सा नहीं है? और इसका सही उत्तर है उपपद द्वंद्व समास। उपपद द्वंद्व केवल मनगढ़ंत काल्पनिक बनाया हुआ विकल्प है। बाकी इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और विकल्पक द्वंद्व तीनों द्वंद्व समास के भेद होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? इसमें 4 विकल्प हैं, चारों में ही सामासिक पद है और उनका विग्रह करा हुआ है। तो कौन सी जगह पे विग्रह सही नहीं है वो हमें बताना है। पहला विकल्प है घृतान, घृत से पका अन्न, दूसरा है जल धारा, जल की धारा, तीसरा युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि और चौथा है राष्ट्रभक्त, राष्ट्र का भक्त। तो इस प्रकार से 4 विकल्प दिए हुए हैं। सही कौन सा नहीं है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा वो है घृतान। घृत से पका अन्न नहीं होकर वो होगा घृत में पका अन्न, यानी घी में पकाते हैं, घी से नहीं पकाते, आग से पकाते हैं।
लेकिन घी में पकाते हैं, तो इसका आ जाएगा घृत में पका अन्न, घृतान्न कहलाता है। बाकी तीनों विकल्प, जलधारा, जल की धारा सही है। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, ये भी ठीक है। और राष्ट्रभक्त, राष्ट्र का भक्त, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो घृतान वाला इसका विकल्प जो है एक पहला वाला वो सही है, वो आपका सामासिक पद नहीं है। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। किस क्रमांक में सामासिक पद नहीं है? सामासिक पद नहीं है मतलब 4 विकल्प में से एक ऐसा विकल्प होगा जो समास से बना हुआ नहीं होगा, सामासिक पद नहीं है वो। पहला है नील गगन, दूसरा है मानसिक, तीसरा है पीताम्बर और चौथा है कविराज। तो इनमें से कौन सा एक पद है जो सामासिक पद नहीं है? कौन सा विकल्प है जो सामासिक पद नहीं है? देखो, नील गगन में नील है वो नीला है जो गगन, यानी कर्मधारय समास है। तीसरे विकल्प पीताम्बर में भी बहुव्रीहि समास है, पीत हैं अंबर जिसके, यानी पीले अंबर जिसके हैं। और कविराज का अर्थ है कवियों में राजा, यानी यहाँ पर जो आपका जो उत्तर रहेगा वो है मानसिक। मानसिक में सामासिक पद नहीं है। मानसिक में मनस शब्द के इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो ये प्रत्यय से जुड़ा बना हुआ शब्द है, समास से बना हुआ शब्द नहीं है। बाकी नील गगन में नीला है जो गगन, कर्मधारय समास। पीताम्बर में पीत हैं अंबर जिसके, अर्थात विष्णु या फिर कृष्ण, यानी बहुव्रीहि समास। और कविराज, कवियों में राजा, यानी आपका मैं, यानी अधिकरण तत्पुरुष समास। तो मानसिक इसका आपका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 9। नील गगन शब्द में कौन सा समास है? अभी हम बात ही कर रहे हैं और उत्तर यहाँ प्रश्न भी आ गया है। नील गगन शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। तो नील गगन शब्द में कौन सा समास है? इसमें है आपका जो सही उत्तर है वो है कर्मधारय समास। तो नील गगन शब्द में कर्मधारय समास आपका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10। रसगुल्ला शब्द का सही सामासिक विग्रह है। रसगुल्ला शब्द का सही सामासिक विग्रह है रस में डूबा हुआ गुल्ला, रस से बना हुआ गुल्ला, रस से भरा हुआ गुल्ला, रस में तैरा हुआ गुल्ला। ये जो लुप्त पद तत्पुरुष समास है, लुप्त पद या पद लुप्त तत्पुरुष समास है, उसका ही एक उदाहरण है। तो रसगुल्ला शब्द, ऐसे शब्दों का तो हमें याद होगा तो हम कर सकते हैं, या थोड़ा सा हम सोच कर भी उत्तर कर सकते हैं। तो रसगुल्ला शब्द का सही सामासिक विग्रह होगा रस में डूबा हुआ गुल्ला, यानी गुल्ला होता है और वो रस में डूबा रहता है। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? विकल्प में है पहला तत्पुरुष समास, दूसरा अव्ययी भाव समास, तीसरा बहुव्रीहि समास और चौथा कर्मधारय समास। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा आपका वो है अव्ययी भाव समास। यानी यथा एक अव्यय होता है और इसका प्रयोग यदि हो जाता है तो समझ लीजिए वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। यथाशक्ति, यथा इच्छा जैसे भी शब्द आएँ, यथेच, इन सभी में जहाँ यथा का प्रयोग होता है वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 12। किस क्रमांक में तत्पुरुष समास नहीं है? किस क्रमांक में तत्पुरुष समास नहीं है ये बताना है। पहला विकल्प है मंत्री परिषद, दूसरा है अज्ञान, तीसरा है अल्पसंख्यक और चौथा है अश्रुगेश। तो ये देखेंगे, मंत्री परिषद शब्द है वो मंत्रियों की परिषद, यानी की आ रहा है, संबंध तत्पुरुष समास होता है। अज्ञान में ज्ञान के ए लगा हुआ है और ये नए तत्पुरुष समास होता है। अल्पसंख्यक में तत्पुरुष समास नहीं है। संख्या में जो कम हैं, अल्प हैं जो संख्या में, इसका विग्रह अल्प हैं जो संख्या में, और यहाँ पर अल्प क्या है इनकी विशेषता बता रहा है, ये कर्मधारय समास होगा। और अश्रुगेश यानी अश्रु लाने वाली गेस, और ये लुप्त पद तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है अल्पसंख्यक। ऐसे प्रश्न में गलती होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि अज्ञान को हम तत्पुरुष में न करें, क्योंकि अज्ञान भी एक तत्पुरुष का ही भेद है, नए तत्पुरुष। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 13। किस पद में द्विगु समास नहीं है? किस पद में द्विगु समास नहीं है? दुम्मट, पहला विकल्प है दुम्मट, दूसरा है भयभीत, तीसरा है चौकोर और चौथा इकतारा।
द्विगु समास किसमें नहीं है? द्विगु समास वहाँ होता है जहाँ पहला पद जो है वो संख्यावाचक होता है। तो देखेंगे दुम्मट में दो आ रहा है, भयभीत भय से भीत, और चौकोर में भी चो आ रहा है और इकतारा में इक आ रहा है। तो दुम्मट में दू, चौकोर में चो, इकतारा में इक, इन तीनों में द्विगु समास है, जबकि भयभीत में द्विगु समास नहीं है। भय से भीत, इसमें अपादान तत्पुरुष समास है। अगला जो 14 प्रश्न संख्या 14 देखेंगे, कौन से क्रमांक में समास विग्रह गलत नहीं है? गलत नहीं है मतलब क्या हुआ? सही है। सही किस में है वो बताना है। समास विग्रह गलत नहीं है, ऐसा घुमाने के लिए केवल बनाया हुआ प्रश्न है कि परीक्षाओं में भी हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। प्रश्न संख्या 14 में देखेंगे, पहला विकल्प है मतदान, मत के लिए दान। दूसरा है कविराज, कवियों में राजा। तीसरा है कन्यादान, कन्या के लिए दान। और चौथा है रसोई घर, रसोई का घर। 4 विकल्प हैं जिनमें से एक गलत है। इसमें सही नहीं, गलत नहीं है मतलब सही है। सही कौन सा वो बताना है। तो इसमें हम देखेंगे कि मतदान जो है उसका विग्रह मत का दान होता है, मत के लिए दान नहीं होता, मत का दान, हम मत को ही दे देते हैं दूसरे को। कन्यादान जो है उसमें कन्या के लिए दान भी गलत है, कन्या का दान होता है, कन्या के लिए दान नहीं होता, कन्या को ही दे दिया जाता है कन्या का दान। और रसोई घर में रसोई का घर नहीं होता, रसोई के लिए घर होता है, रसोई बनाने के लिए घर होता हो। इसलिए यहाँ तीनों ही विकल्प, पहला, तीसरा और चौथा, तीनों ही गलत है। जबकि सही होगा यहाँ पर कविराज, कवियों में राजा। कवियों में जो श्रेष्ठ कवि होता है उसे हम कविराज कहते हैं। कवियों का कोई राजा नहीं होता है, कवियों में जो श्रेष्ठ कवि होता है उसे हम कविराज कहते हैं। तो इसमें हो गया कवियों में राजा, यह आपका अधिकरण तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 15, कौन से क्रमांक में समास का नाम सही है? कौन से क्रमांक में समास का नाम सही है? पहला विकल्प है भयभीत, भय अपादान तत्पुरुष। राज्यसभा कर्म तत्पुरुष। शिवालय संबंध तत्पुरुष। वनगमन अधिकरण तत्पुरुष। तो देखेंगे भयभीत में भय से भीत और डर का भाव जहाँ होता है वो अपादान तत्पुरुष होता है। तो सही उत्तर आपका अपादान लग रहा है, तो सही उत्तर इसमें अपादान तत्पुरुष हो जाएगा भयभीत। भयभीत, भय से भीत, यानी इसमें डर का भाव होता है और डर का भाव अपादान में आता है। तो विकल्प तो इसमें पहला सही लग रहा है, लेकिन फिर भी तीनों विकल्प और देखेंगे हम। राज्यसभा जो होती है वो राजा की सभा, राजा की सभा, और की जब आ रहा है तो संबंध तत्पुरुष आएगा, कर्म तत्पुरुष नहीं आएगा। शिवालय, शिव के लिए आलय, के लिए के संबंध में संप्रदान तत्पुरुष होगा, संबंध तत्पुरुष नहीं होगा। वनगमन, वन को गमन होता है, वन में गमन नहीं होता है, वन को गमन, यानी यहाँ पर कर्म तत्पुरुष होगा, अधिकरण तत्पुरुष नहीं होगा। बहुत ही बारीकी से इस काम को करना है। तो इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा पहला। अब प्रश्न संख्या 16 देखेंगे, किस क्रमांक के सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष हैं? संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण होने से सारे के सारे शब्द, वो आपका विकल्प होगा उत्तर। देखेंगे मतलब सभी विकल्प में 3-3 उदाहरण दे रखे हैं और तीनों उदाहरण संप्रदान के हों, ऐसा विकल्प हमें छांटना है कि ऐसा कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें तीनों के तीनों शब्द ही संप्रदान तत्पुरुष हैं। पहला देखेंगे स्नान घर, धर्मशाला, छात्रावास। दूसरा है चिड़ीमार, कारावास, स्वर्णकार। तीसरे में विद्यालय, हस्तलिखित, नरबली। चौथे में समाचार पत्र, रंगमंच, जनशून्य। तो देखेंगे स्नान घर का है स्नान के लिए घर, धर्मशाला धर्म के लिए शाला, और छात्रावास छात्रों के लिए आवास। यानी आप देखेंगे पहला ही विकल्प जो है हमारा, उसमें तीनों ही विग्रह में के लिए का प्रयोग हो रहा है। इसका मतलब ये हमारा उत्तर हो सकता है। देखो स्नान घर, स्नान के लिए घर, धर्मशाला धर्म के लिए शाला, छात्रावास छात्रों के लिए या फिर छात्राओं के लिए आवास। तो आपका सही उत्तर ये हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम उन आगे वाले विकल्प को भी देखेंगे कि उनमें कहाँ गड़बड़ हुई है कि संप्रदान नहीं है। चिड़ी मार, देखो यहाँ पर चिड़ी को मारने वाला, चिड़ी को मारने वाला, को आ गए यहाँ पर, इसका मतलब ये आपका इसमें संप्रदान नहीं है। बाकी कारावास, कारा के लिए आवास, स्वर्णकार, स्वर्ण का कार्य करने वाला, तीनों जगह के लिए नहीं आ रहा है, केवल एक कारावास में जरूर ये संप्रदान है। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, यहाँ पर ये संप्रदान है। लेकिन हस्तलिखित, हस्त से लिखित, इसमें से आ रहा है कर्ण तत्पुरुष। नरबली, नर की बलि, इसमें संबंध तत्पुरुष आ रहा है। तो यहाँ पर भी तीनों ही विकल्प में संप्रदान नहीं है। चौथा जो विकल्प है समाचार पत्र, समाचार के लिए पत्र।
रंगमंच, रंग के लिए मंच। जन शून्य, जन से शून्य, यहाँ पर नहीं है, यानी यहाँ गड़बड़ हो रही है। बाकी इन दोनों में तो संप्रदान है, यहाँ नहीं। हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसी तरह से फंसाया जाता है कि हम कहीं भी गलती करें और हमारा उत्तर गलत हो जाए। बहुत अच्छे से ऐसे प्रश्नों को हमें समझ कर करना चाहिए। प्रश्न संख्या 17 देखेंगे कि सामासिक पद में संबंध तत्पुरुष नहीं है। ऐसा विकल्प हमें छांटना है जिसमें संबंध तत्पुरुष नहीं है। पहला है जलधारा, दूसरा है अन्नदान, तीसरा है सिर दर्द, चौथा है रामचरित। तो इसमें संबंध तत्पुरुष किसमें नहीं है वो देखना है। जलधारा, जल की धारा, बिल्कुल संबंध तत्पुरुष है। अन्नदान, अन्न का दान, इसमें भी का आ रहा है, यानी संबंध तत्पुरुष है। सिर दर्द, इसमें सिर का दर्द नहीं आएगा, सिर में दर्द, यानी यहाँ नहीं है। और चौथा रामचरित, राम का चरित, यानी इसमें भी है। तो आपका जो विकल्प रहेगा वो है तीसरे नंबर का विकल्प है, उसमें सिर में दर्द होगा, सिर का दर्द नहीं। तो आपका उत्तर रहेगा तीसरा विकल्प, सिर दर्द, क्योंकि यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष नहीं है। अगला विकल्प, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 18। अनाथ, अन्याय, अनिच्छा, अनश्वर सामासिक पदों में कौन सा समास है? अनाथ, अन्याय, अनिच्छा, अनश्वर सामासिक पदों में समास है अविभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय। तो आपका इसमें उत्तर छांटना आपको कि कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर होगा तत्पुरुष समास। देखो, तत्पुरुष समास का एक भेद होता है नए तत्पुरुष समास, और उसमें ए, अन और नए और ना ये जुड़े हुए रहते हैं पहले। तो यहाँ पर भी ए, अन और अन ये जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर नए तत्पुरुष होता है, और नए तत्पुरुष जो है वो तत्पुरुष का एक भेद है, इसलिए इसका जो उत्तर हमारा है वो तत्पुरुष समास होगा। ऐसे प्रश्नों में अविभाव समास करने का पूरा चांस रहता है कि हम अविभाव कर दें गलती से, क्योंकि हम देखते हैं उपसर्ग आ रहा है और उपसर्ग में हम अविभाव करेंगे, लेकिन सभी जगह नहीं हो सकता। कुछ जगह ऐसे उपसर्ग होते हैं जिनमें दूसरा समास भी हो सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 19। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं कहलाता है। बहुत ही सरल प्रश्न है, हर पुस्तक में मिलता है, पढ़ते ही हमें समझ में आता है। दोनों पद प्रधान होते हैं वो कौन सा समास है? पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, और चौथा है द्विगु समास। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं क्या कहलाता है? और वो कहलाता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। देखो, अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान, पहला समास पहला पद प्रधान। तत्पुरुष समास में दोनों पद प्रधान, द्वंद्व समास में तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान, और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, और बहुव्रीहि समास में दोनों ही प्रधान नहीं, यानी अन्य पद प्रधान। बहुत ही सरल तरीके से इसे याद कर सकते हैं। पहला समास अव्ययीभाव, पहला पद प्रधान। दूसरा समास तत्पुरुष समास, दूसरा पद प्रधान। द्वंद्व समास में दोनों देखो एक जैसे शब्द, एक जैसे वर्ण हैं, दोनों ही पद प्रधान, और बहुव्रीहि में कोई सा भी पद प्रधान नहीं है, यानी अन्य पद प्रधान। बहुत ही सरल तरीके से इसे हम याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 20। किस सामासिक पद में कर्मधारय समास है? कर्मधारय समास किस में है वो हमें बताना है। पहला विकल्प है राधा कृष्ण, दूसरा है महापुरुष, तीसरा है महादेव, और चौथा है पंचवटी। तो चारों ही विकल्प में हमें देखना है कि कौन सा समास है। तो हम कर्मधारय समास का छांट सकते हैं कि ये इस शब्द में कर्मधारय समास है। राधा कृष्ण का है राधा और कृष्ण, यानी द्वंद्व समास का उदाहरण है, बहुव्रीहि का नहीं है, फिर भी देखेंगे ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, राधा और कृष्ण। महापुरुष, महान है जो पुरुष, ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। और महादेव, महान है जो देव, लेकिन वो शिव के अर्थ में चला गया, इसलिए क्या हुआ है पर बहुव्रीहि समास होगा। और पंचवटी, 5 वटों का समूह है, यानी 5 बरगद के पेड़ों का समूह है। तो ये पंचवटी जो है ये इसमें आपका समास होगा द्विगु, और किसी किसी स्थान पर इसमें बहुव्रीहि भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा महापुरुष। महान है जो पुरुष। महा शब्द का प्रयोग कर्मधारय समास में होता है, क्योंकि महा क्या होता है? विशेषता बताने वाला शब्द है। लेकिन महादेव में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो अन्य अर्थ में चला गया, भगवान शिव के अर्थ में चला गया, इसलिए वहाँ पर बहुव्रीहि हो गया। तो आपका जो उत्तर है वो महापुरुष होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, द्वंद्व समास के उदाहरण नहीं है। द्वंद्व समास के उदाहरण नहीं हैं। इसमें विकल्प पहला हरिहर, हाथ पांव, गुण दोष, दूसरा है रामचरित, लंबोदर, चरण कमल, तीसरा है
राधे श्याम, अन्न जल, माता पिता। चौथा है फल फूल, 25, 150। इस प्रकार से आपके विकल्प हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। द्वंद्व समास के उदाहरण नहीं हैं ये बताना है आपको। देखो तो हरिहर में हरि और हर यानी विष्णु और शिव, हाथ पांव में हाथ पांव आदि, गुण दोष में गुण या दोष, यानी इसमें तीनों ही द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। रामचरित में राम का चरित, यानी इसमें द्वंद्व नहीं है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, यानी बहुव्रीहि समास। चरण कमल, चरण कमल यानी कमल के समान चरण, चरण रूपी कमल, यानी समास कौन सा हो गया? चरण रूपी कमल, यानी कर्मधारय समास। यानी इसमें ये दूसरा जो विकल्प है इसमें तीनों ही उदाहरण ऐसे हैं जो द्वंद्व समास के उदाहरण नहीं है। फिर भी हम अगले विकल्प को भी देखेंगे, यानी हमारा उत्तर तो जो है वो दूसरा हमें बिल्कुल लग रहा है कि दूसरा उत्तर होना चाहिए। फिर भी हमें तीसरा और चौथा विकल्प भी देखना है। राधे श्याम, राधा और श्याम यानी द्वंद्व समास है। अन्न जल, अन्न और जल यानी द्वंद्व समास है। और माता पिता में द्वंद्व समास है ही, माता और पिता। फल फूल, इसमें भी द्वंद्व है, फल फूल आदि। 25, अब यहाँ आप कन्फ्यूज होंगे कि द्विगु होगा, लेकिन नहीं, 25 में भी द्वंद्व समास है। 5 और 20 संख्याएं देखो, 1 से 10 तक की संख्याओं को छोड़ दो और 10 का जो गुणज है 10, 20, 30, 40, 50 यानी इस तरह की संख्याएं, 10 के पहाड़े वाली संख्याएं, उनको छोड़कर बाकी सभी संख्याओं में द्वंद्व समास होता है। और जैसे 25 में भी द्वंद्व समास है क्योंकि 5 और 20 दो के मेल से बनता है। और 150 इसमें भी द्वंद्व समास है। 50 से 100 तक विकल्प रहता है, 50 से 100 तक, तो ये भी द्वंद्व समास है। तो आपका उत्तर हो जाएगा रामचरित, लंबोदर और चरण कमल वाला विकल्प, विकल्प संख्या 2। इसमें तीनों ही विकल्प ऐसे हैं जिनमें द्वंद्व समास नहीं है। बाकी पहला, तीसरा और चौथा जो विकल्प हैं उनके सभी उदाहरणों में द्वंद्व समास हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। शाखा मृग शब्द में समास, शाखा मृग में समास कौन सा है? ये द्वितीय श्रेणी में आया हुआ प्रश्न भी है। शाखा मृग में समास है, पहला है तत्पुरुष, दूसरा है बहुव्रीहि, तीसरा है कर्मधारय और चौथा है अविभाव समास। तो शाखा मृग शब्द जो है इसका विग्रह होगा शाखाओं पर दौड़ने वाला मृग, लेकिन किसके अर्थ में आता है? ये बंदर के अर्थ में आता है, इसलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा वो बहुव्रीहि समास, अन्य अर्थ में चला गया, बंदर के अर्थ में चला गया, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। कौन सी बहुव्रीहि समास की विशेषता नहीं होती? कौन सी बहुव्रीहि समास की विशेषता नहीं होती? पहला विकल्प देखेंगे, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, विशिष्ट अर्थ निकलता है, उपमेय उपमान संबंध होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बनती है। 4 विकल्प इसमें आपके सामने हैं, तो देखेंगे एक एक विकल्प को देखते जाएंगे। कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ये सही बात है। बहुव्रीहि समास की विशेषता है कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसमें अन्य पद प्रधान होता है, ठीक है। पहला और दूसरा दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, ठीक है। विशिष्ट अर्थ भी निकलता है, जैसे महादेव में था, विशिष्ट अर्थ में चला गया, अलग अर्थ में चला गया, विशिष्ट अर्थ में निकलता है। उपमान उपमेय संबंध होता है, ये नहीं है। उपमान उपमेय संबंध वाली बात कर्मधारय समास में होती है। उपमान उपमेय, उपमेय उपमान, ये जो भी संबंध है ये कर्मधारय समास में होता है, बहुव्रीहि समास में नहीं होता। और व्यक्तिवाचक संज्ञा बनती है, ये भी बहुव्रीहि समास की विशेषता है। बहुव्रीहि समास के अधिकतर उदाहरणों में, 100% नहीं है लेकिन अधिकतर उदाहरणों में व्यक्तिवाचक संज्ञा बनती है। जितने भी इसके उदाहरण हैं वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं, लगभग उदाहरण व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं। तो ये विशेषता भी बहुव्रीहि समास की है, लेकिन उपमेय उपमान संबंध नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस पद में बहुव्रीहि समास नहीं है? किस पद में बहुव्रीहि समास नहीं है, ऐसा उत्तर आपको बताना है। पहला है गजानन, दूसरा है जयपुर, तीसरा है सीताराम और चौथा है दशानन। तो इन चारों विकल्पों में देखेंगे हम कि गजानन, जयपुर, सीताराम और दशानन, इन चारों में से कौन सा ऐसा विकल्प है, कौन सा शब्द है इन चारों में से जिसमें बहुव्रीहि समास नहीं है? देखो, गजानन में गणेश जी के अर्थ में आता है, बहुव्रीहि समास है। जयपुर जयसिंह द्वारा बसाया गया नगर और ये विशेष अर्थ में चला गया और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया, यानी यहाँ भी क्या है, ये बहुव्रीहि समास है। सीताराम, इसमें बहुव्रीहि समास नहीं है। सीताराम द्वंद्व समास का उदाहरण है। सीता और राम, यहाँ का भगवान के अर्थ में न लें हम, सीता और राम अलग अलग हैं दोनों,
तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। और दशानन जो है वो रावण के अर्थ में चला गया, यानी वो बहुव्रीहि समास है। तो सीताराम, सीता और राम ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 25। यदि एक सार्थक शब्द के साथ एक निरर्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे पानी वानी, चाय वाय आदि, तो वहाँ कौन सा समास होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक सार्थक शब्द है, उसके साथ यदि एक निरर्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ कौन सा समास होता है? विकल्प देखेंगे, अविभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास इसका सही उत्तर है। द्वंद्व समास में जैसे पानी वानी, तो पानी, पानी के साथ कुछ और, साथ में कुछ और भी आना चाहिए, यानी समाहार द्वंद्व। जैसे सोचो हमारे घर पे कोई मेहमान आता है, हमारे पिताजी बैठे और बोलते भाई चाय वाय लेकर आओ, तो उनका कहने का मतलब क्या हुआ कि चाय और चाय के साथ कुछ और लेकर आना है, यानी समाहित होती है कोई चीज़, समाहार द्वंद्व का उदाहरण होता है। ऐसे उदाहरण जो हैं वो समाहार द्वंद्व के उदाहरण होते हैं। और इनका हम विग्रह करते हैं, हम सामासिक विग्रह। तो क्या होता है, जो निरर्थक शब्द है उसको हटा देते हैं और जो शब्द बचता है उसके आदि या इत्यादि लगा देते हैं। जैसे चाय वाय, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? चाय आदि या चाय इत्यादि, इस प्रकार से होगा। पानी वानी मतलब पानी आदि, इस प्रकार इसका सामासिक विग्रह होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 26। किस क्रमांक में सामासिक पद का विग्रह गलत है? किस क्रमांक में सामासिक पद का विग्रह गलत है वो बताना है। पहला है बैलगाड़ी, बैलगाड़ी बैलों से चलने वाली गाड़ी। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। चीलगाड़ी, चील द्वारा चलने वाली गाड़ी। और मालगाड़ी, माल ढोने वाली गाड़ी। तो इसमें से कौन सा सामासिक जो विग्रह है वो गलत है? तो देखो, बैलगाड़ी बैलों से चलने वाली गाड़ी, बैलों से ही चलती है। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेल का तात्पर्य यहाँ पटरियों से है, रेल पटरियों को ही बोलते हैं। पटरियों पर चलने वाली गाड़ी और रेल पर चलने वाली गाड़ी एक ही बात हुई। तो रेल पर चलने वाली गाड़ी इसका बिल्कुल ठीक है, यहाँ गलत ना समझें हम इसको। चील गाड़ी वाला विकल्प जो है वो गलत है। चील द्वारा चलने वाली गाड़ी नहीं होती वो, चील गाड़ी हवाई जहाज को बोलते हैं। तो चील गाड़ी क्या हो गया? चील के समान, चील के समान गाड़ी होती है वो, चील द्वारा चलने वाली गाड़ी नहीं होती है। और मालगाड़ी माल ढोने वाली या माल ले जाने वाली गाड़ी सही विकल्प है। तो हमारा जो सही उत्तर है इसका वो क्या है? चील गाड़ी वाला तीसरा विकल्प। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 27। स्वर्णकार, चर्मकार, लोहकार शब्दों में समास है। स्वर्णकार, चर्मकार, लोहकार शब्दों में समास कौन सा है? बहुत ही मुश्किल एक प्रश्न है। अलुक तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, नए तत्पुरुष, लुप्त पद तत्पुरुष, यानी चारों ही विकल्प ऐसे हैं जो डीप से प्रश्न उठाया हुआ है। यानी जो तत्पुरुष समास के जो भेद हैं जो उनके अंदर से प्रश्न लिया हुआ है। तो स्वर्णकार, चर्मकार, लोहकार शब्दों में कौन सा समास है? और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है उपपद तत्पुरुष समास। उपपद का मतलब क्या होगा? बाद वाला जो शब्द है, जैसे इसमें कार शब्द जो आ रहा है तीनों ही जगह बाद वाला है, वो अकेला प्रयुक्त नहीं होता, किसी के साथ जुड़कर प्रयुक्त होता है, इसलिए वो उपपद कहलाता है। तो यहाँ पर उपपद तत्पुरुष समास इसका सही उत्तर होगा। अगला देखेंगे, प्रश्न संख्या 28। दीवार पर पीताम्बर लटक रहे हैं, वाक्य में पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? तो चार विकल्प देखेंगे। देखो, प्रश्न है दीवार पर पीताम्बर लटक रहे हैं, वाक्य में पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? पहला है बहुव्रीहि समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास और चौथा द्विगु समास। तो इसमें दीवार पर पीताम्बर लटक रहे हैं, देखो हम पीताम्बर शब्द आते ही हमारा ध्यान है वो बहुव्रीहि समास पर जाता है, क्योंकि विष्णु के अर्थ में प्रयुक्त शब्द है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है कि एक वाक्य दिया हुआ है, जब कभी वाक्य दे दिया जाता है तो हो सकता है समास बदल भी जाए। तो दीवार पर पीताम्बर लटक रहे हैं, इसका मतलब हुआ पीले कपड़े लटक रहे हैं। तो पीले कपड़े यानी पीताम्बर, पीत है अंबर जिसकी, अंबर कैसे पीत यानी पीले, और पीला क्या हो रहा है? इस अंबर की विशेषता बता रहा है। तो जहाँ विशेषता बताने वाली बात आ जाती है वहाँ उत्तर हो जाता है हमारा कर्मधारय समास। तो देखेंगे पीताम्बर शब्द में बहुव्रीहि समास होता है, लेकिन यहाँ पर पीताम्बर शब्द का अर्थ है पीले कपड़े हो गया, और पीले कपड़े के अर्थ में आने पर ये कर्मधारय समास इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 29। किस पद में अव्ययभाव समास है?
किस पद में अव्ययी भाव समास है ये बताना है हमें। पहला विकल्प है नास्तिक, दूसरा है भरपेट, तीसरा है अशिष्ट और चौथा है कष्टप्रद। तो 4 विकल्प हैं, इनमें से अव्ययी भाव समास किस में है ये बताना है। तो नास्तिक में नय जो है, नय और आस्तिक यानी नय इसमें लगा हुआ है, ये नय तत्पुरुष का उदाहरण है। भरपेट, भरपेट शब्द में ही अव्ययी भाव समास है, क्योंकि इसमें भर शब्द जो है, भर शब्द का जो प्रयोग होता है वो इसमें अव्ययी भाव समास में दर और भर इन शब्दों का प्रयोग इसमें होता है। तो भरपेट में अव्ययी भाव समास है। और अशिष्ट में भी नहीं है, अशिष्ट भी नए तत्पुरुष का ही उदाहरण है। और कष्टप्रद में भी कष्ट से प्रद, कष्ट को प्रदान करने वाला यानी को इसमें आ रहा है, और ये कष्ट को प्रदान करने वाला ये इसमें कर्म तत्पुरुष आता है। तो आपका भरपेट वाला विकल्प जो है वो सही है। भर शब्द का प्रयोग या दर शब्द का प्रयोग कहीं भी आता है तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है, ये हमें याद रखना है। भरपेट, भरसक ऐसे शब्द हैं, उनमें ये अव्ययी भाव समास है। और भरपेट शब्द को बहुत बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया है कि कौन सा समास इसमें होता है। अगला जो प्रश्न संख्या 30 देखेंगे, लाभ हानि सामासिक पद का समास विग्रह है। लाभ हानि शब्द है और उसका विग्रह क्या होगा। विकल्प देखेंगे, लाभ और हानि, दूसरा लाभ या हानि, तीसरा लाभ हानि आदि, चौथा लाभ तथा हानि। 4 इसके विकल्प हो गए। तो हमें देखो एक जैसे लग रहे हैं चारों। अब हम कभी कभी ऐसे पढ़ते समय ध्यान नहीं देते कि जो भी होगा देख लेंगे, इसे कर देंगे। यहाँ पर बिल्कुल नज़दीकी जो विकल्प हैं वो हैं। तो लाभ हानि शब्द का जो इसका सामासिक विग्रह है वो सही उत्तर होगा इसका लाभ या हानि। अब आप पूछेंगे सर लाभ और हानि क्यों नहीं हुआ, लाभ या हानि ही क्यों हुआ। जब दोनों शब्द द्वंद्व समास के जो शब्द हैं वो अगर एक दूसरे के विलोम होते हैं तो उसका हम विग्रह करते हैं तो या लगाते हैं। लाभ हानि, लाभ या हानि। शुभ लाभ, शुभ लाभ में शुभ और लाभ आएगा क्योंकि दोनों विलोम नहीं है। लेकिन लाभ हानि दोनों विलोम हैं, लाभ या हानि आएगा। घट बढ़ ये विलोम है आपस में, घट बढ़ तो घट या बढ़ आएगा, घट और बढ़ नहीं आएगा। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि जब दोनों ही शब्द आपस में विलोम शब्द होते हैं तो विग्रह में या का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे लाभ हानि दोनों विलोम है तो लाभ या हानि, ऐसा आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 31। किस सामासिक पद का विग्रह गलत है। किस सामासिक पद का विग्रह गलत है ये बताना है। पहला विकल्प है अधमरा, आधा है जो मरा हुआ। दूसरा है महात्मा, महान है जो आत्मा। तीसरा राजभाषा, राजा की भाषा। चौथा है राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। तो कौन सा विग्रह गलत है। तो देखो, अधमरा आधा है जो मरा हुआ, बिल्कुल ठीक लग रहा है। महात्मा, महान है जो आत्मा, ये भी ठीक है। राजभाषा, राजभाषा राजा की भाषा नहीं होती है। राजभाषा में, राजभाषा का अर्थ है राज्य की भाषा। राज्य किस भाषा में अपना कार्य करता है, सरकारी कामकाज उस राज्य का कौन सी भाषा में होता है, वो राजभाषा कहलाती है। तो राजा की भाषा नहीं होगा, राज्य की भाषा होगा। और राष्ट्रपति राष्ट्र का पति होता है, राष्ट्र का स्वामी होता है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा वो राजभाषा हो जाएगा। राजा की भाषा नहीं, राज्य की भाषा यानी सरकारी कामकाज की भाषा। और हिंदी हमारी राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा बनाया गया। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। किस पद में समास का नाम सही है, सही नाम बताना है। किस पद में समास का नाम सही है। पहला विकल्प है चौराहा, कर्मधारय समास। दूसरा है कृष्ण सर्प, कर्मधारय समास। तीसरा षडानन, द्विगु समास। और चौथा अज्ञान, अव्ययीभाव समास। तो इस प्रकार से 4 विकल्प हैं, इनका हमें जानकारी करना है कि सही नाम किसका है। चौराहा में कर्मधारय नहीं होता है। चौराहा शब्द में 4 रास्ते मिलते हैं, ये द्विगु समास है। चो शब्द जो है, चो है वो 4 के अर्थ में आता है। तो यहाँ कौन सा समास होगा, द्विगु होगा। तो ये ठीक नहीं है। कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प में काला सर्प, कृष्ण सर्प का काला सर्प, काला क्या कर रहा है, उस सर्प की विशेषता बता रहा है। तो ये सही उत्तर आपका कृष्ण सर्प कर्मधारय समास बिल्कुल ठीक है। षडानंद जो है वो 6 जिसके मुख हैं और वो कार्तिकेय के हैं। और द्विगुनी आकर वहाँ पर बहुरी समास बनेगा क्योंकि विशेष अर्थ में चला गया। और अज्ञान जो है वो ज्ञान के ए लगा हुआ है, ए उपसर्ग लगा हुआ है। और ए उपसर्ग आने पर नए तत्पुरुष होता है, अव्ययीभाव नहीं होता। तो तत्पुरुष का भेद हो गया। इस प्रकार से ये आपका इसमें जो उत्तर रहेगा वो कृष्ण सर्प वाला विकल्प सही उत्तर है।
अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। मोहन ने तिरंगा शर्ट पहन रखा है, वाक्य में तिरंगा शब्द में समास कौन सा है? तो ये देखो, हमें सीधा सीधा पूछ लिया जाए तिरंगा में समास कौन सा है, तो बहुव्रीहि समास होता है, क्योंकि तिरंगा हमारे राष्ट्र ध्वज के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो तिरंगा में समास कौन सा होता है? बहुव्रीहि होता है। लेकिन यहाँ पर एक वाक्य के अंतर्गत पूछा गया है कि मोहन ने तिरंगा शर्ट पहन रखा है, यहाँ पर क्या इसका उत्तर रहेगा? पहला विकल्प बहुव्रीहि समास, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्विगु और चौथा कर्मधारय। हम ऐसे प्रश्नों में परीक्षा में क्या गलती करते हैं, बिना कुछ सोचे समझे शब्द देखा, पहला विकल्प देखा और उत्तर कर देते हैं कि तिरंगा, अच्छा तिरंगा में बहुव्रीहि कर दिया। बाद में पता चलता हमारा गलत हो गया। क्यों गलत हुआ उसका कारण हमें समझ में नहीं आया कि वाक्य के अंतर्गत दिया हुआ था मोहन ने तिरंगा शर्ट पहन रखा, तो मोहन यहाँ राष्ट्र ध्वज तो यहाँ पहन नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 3 रंग की कोई शर्ट, 3 रंग जिसमें है ऐसी शर्ट उसने पहन रखी है। तो तिरंगा मतलब 3 रंग का, और 3 रंग का के अर्थ में यहाँ पर समास कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। 3 रंग है, यानी 3 क्या है? संख्या है, और संख्या में द्विगु समास होता है। अब अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 26, प्रश्न संख्या 34। 26 शब्द में समास है, 26 शब्द में समास कौन सा है? अब हम इसका विकल्प देखेंगे। पहला विकल्प द्विगु, दूसरा द्वंद्व, तीसरा कर्मधारय और चौथा तत्पुरुष। तो 26 हमें लगता है संख्या है, और संख्या आते हम द्विगु कर देते हैं, लेकिन नहीं, अकेली संख्या आने पर द्विगु नहीं होता है। उस संख्या के साथ में एक संज्ञा भी जुड़ी हुई होती है, यानी कुछ और जुड़ा हुआ होता है, समूह बन जाता हो, तब जाकर वो द्विगु समास बनता है। अकेली संख्या होना द्विगु का प्रतीक नहीं है। तो पहला देखेंगे, इसमें द्विगु, फिर द्वंद्व, कर्मधारय और फिर तत्पुरुष। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का मतलब है 2 संख्याएं, ऐसे ये 26 है, ये 6 और 20, इन 2 संख्याओं के मेल से बनता है 6 और 20, तो 26 बनेगा। तो इसका मतलब इसमें समास होगा द्वंद्व। पहले भी मैंने बताया 1 से 10 तक की संख्याएं और 10 के पहाड़े वाली संख्याओं को छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 10 से 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, इन संख्याओं को आप छोड़ दीजिए। बाकी जितनी भी संख्याएं हैं वो 2-2 संख्याओं के मेल से बनी हैं, इसलिए उन सभी संख्याओं में क्या होगा? द्वंद्व समास होता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे 26, 6 और 20 25, 5 और 20 39, 9 और 30 22, 2 और 20, ऐसे मतलब इन सब में क्या होता है? इसमें द्वंद्व समास होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 35। 12 सिंगा शब्द में समास कौन सा है? बात देखेंगे, 12 सिंगा जो शब्द है उसमें समास है। पहला विकल्प है बहुव्रीहि समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास और चौथा अविभाव समास। 4 विकल्प हैं इसमें। तो 12 सिंगा शब्द में समास बताना आपको। तो 12 सिंगा शब्द में जो समास है वो कौन सा है? वो है बहुव्रीहि समास। देखो, 12 सिंगा एक पशु के लिए प्रयुक्त शब्द है, भले उसके 12 सिंग हैं या नहीं है अलग बात है, लेकिन वो 12 सिंगा के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है, तो ये पशु विशेष के अर्थ में आ गया। तो इसमें भी आपका उत्तर हो गया बहुव्रीहि समास। प्रश्न संख्या 36 देखेंगे, मृत्युंजय शब्द में समास कौन सा है? मृत्युंजय शब्द में समास कौन सा है? ये भी थोड़ा डीप प्रश्न है। अलुक तत्पुरुष, नए तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष और लुप्त पद तत्पुरुष। तो मृत्युंजय शब्द में समास कौन सा है आपको बताना है। पहला इसमें अलुक तत्पुरुष, नए तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष और लुप्त पद तत्पुरुष। तो मृत्युंजय का हो गया मृत्यु को जय करने वाला, मृत्यु को जय करने वाला, इसका विग्रह हो गया। तो मृत्युम शब्द, मृत्युम धन जय, तो मृत्युम का अर्थ है मृत्यु को, तो कारक चिन्ह उस शब्द में ही समाहित है। ऐसी स्थिति में अलुक तत्पुरुष समास होता है। ये जिसको जानकारी है पहले से वो इस प्रश्न को समझ सकता है, नहीं तो आपके समझ में नहीं आ रहा होगा। अलुक तत्पुरुष में कारक चिन्ह उस शब्द में ही शामिल होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 37। सेवानिवृत्त, जन शून्य, नेत्रहीन, रोग मुक्त शब्दों में कौन सा समास है? देखो, सेवानिवृत्त, जन शून्य, नेत्रहीन, रोग मुक्त शब्दों में कौन सा समास है? पहला विकल्प करण तत्पुरुष, दूसरा कर्म तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष और चौथा अपादान तत्पुरुष। तो इनमें समास कौन सा वो हमें बताना है। देखो, सेवानिवृत्त, सेवा से निवृत्त, सेवा से निवृत्त मतलब क्या हुआ? सेवा से अलग हो गया हो,
तो अलग होने के अर्थ में कौन सा आता है? अपादान तत्पुरुष समास। जन शून्य, जन से शून्य, अब जन से अलग हो गया। नेत्रहीन, नेत्रों से हीन, अब नेत्र नहीं है उसके। रोग मुक्त यानी रोग नहीं है। तो अलग होने के अर्थ में आ रहे हैं चारों ही उदाहरण, और इसका उत्तर हो जाएगा आपका अपादान तत्पुरुष समास। अगला और अंतिम प्रश्न देखेंगे। प्रतिदिन, आजन्म, बेवजह, यथाशक्ति शब्दों में कौन सा समास है? प्रतिदिन प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ है, आजन्म में आ उपसर्ग है, बेवजह में बे उपसर्ग है, और यथाशक्ति में यथा अव्यय है। और ऐसी स्थिति में हमारा समास कौन सा हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।